राजा विक्रमादित्य और चौबोली के 4 बोल। इससे पहली वीडियो में आपने सुना होगा रानी चौबोली की शर्त के अनुसार राजा विक्रमादित्य रात्रि के पहले पहर में किस प्रकार से रानी चौबोली को बुलवाने में कामयाब हो जाते हैं। अब रात्रि का दूसरा पहर शुरू होता है। इस बार रानी चौबोली पूरी होशियारी के साथ मौन धारण करके बैठी कि राजा विक्रमादित्य कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, इस बार वो मेरा मौन नहीं तोड़ पाएंगे। मगर राजा भी तो राजा विक्रमादित्य ही थे। उन्होंने खिड़की में छुपकर बैठे हुए अपने गुप्त वीर से कहा, रानी चौबोली तो बोलेगी नहीं, इस खिड़की से आने जाने वाली हवा, कम से कम तुम ही कुछ कहो जिससे रात का दूसरा पहर आसानी से कट जाए। खिड़की के पास छुपकर बैठा हुआ राजा का वो अदृश्य वीर राजा से बोला, महाराज चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आप मेरी कहानी को सुनकर हुंकार भरते रहना। राजा के गुप्त वीर ने अपनी कहानी कहनी शुरू की और राजा विक्रमादित्य हुंकार भरने लगे। एक समय की बात है, एक गांव में 4 मित्र रहते थे, जिनमें एक ब्राह्मण, एक सुनार, एक बढ़ई और एक खाती का बेटा था। एक बार उन चारों ने मिलकर सलाह मिलाई कि क्यों ना हम परदेश में चलकर अपना अपना व्यवसाय शुरू करें, जिससे अच्छी खासी कमाई हो जाए और हम सबके परिवारों का गुजारा अच्छे से हो जाए। ऐसा सोचकर उन चारों मित्रों ने अपने अपने व्यवसाय में लगाने के लिए पर्याप्त धन ले लिया और अपने साथ रास्ते के लिए खाना लेकर किसी दूसरे नगर में जाने के लिए निकल पड़े। जंगल के रास्ते में चलते चलते उन्हें शाम हो गई। उन चारों ने सोचा कि यहीं कहीं किसी पेड़ के नीचे बैठकर रात काट लें और सुबह उठकर अपने सफ़र पर चलें। फिर उन्होंने आपस में सलाह की, यदि वे चारों ही सो गए तो कोई जंगली जानवर आकर उनका शिकार कर सकता है, या फिर कोई चोर या लुटेरा आकर उनके साथ रखे हुए धन को चुरा सकता है। उन्होंने आपस में तय किया कि रात्रि के 4 पहर होते हैं और वो भी 4 ही लोग हैं, इसलिए रात्रि के एक एक पहर में उनमें से कोई एक एक जना जाग कर पहरा देगा और बाकी के 3 लोग आराम से सो सकेंगे। उनमें से सबसे पहले बढ़ई के लड़के की पहरा देने की बारी आई। बाकी तीनों लोग आराम से सो गए और बढ़ई का लड़का पहरा देने बैठ गया। बैठे बैठे उसकी नज़र पास ही में पड़े हुए एक लकड़ी के टुकड़े पर पड़ गई। वो उस लकड़ी के टुकड़े को उठाकर ले आया और नींद से बचने के लिए उस लकड़ी के टुकड़े पर कारीगरी करने लगा। बढ़ई के लड़के ने बैठे बैठे उस लकड़ी के टुकड़े से एक सुंदर सी गुड़िया बनाकर तैयार कर दी। उसे बनाते बनाते रात का पहला पहर भी कट गया और बढ़ई के लड़के के सोने की बारी आ गई। उसने उस गुड़िया को अपने सिरहाने रखा और सो गया। अब दूसरे नंबर पर पहरा देने की बारी उस खाती के बेटे की आई, जो कि पेशे से एक दर्जी था। अब वो बाकी के तीनों लोग सो गए और खाती का बेटा पहरा देने बैठ गया। वो भी नींद से बचने के लिए कोई उपाय सोच ही रहा था। तभी उसकी नज़र साथ में रखी हुई उस गुड़िया पर पड़ गई। बैठे बैठे उसने एक सुंदर सी पोशाक बनाई और उस गुड़िया को पहना दी और फिर उस गुड़िया को चूड़ियाँ पहनाकर उसका श्रृंगार भी कर दिया। यही सब करते करते रात्रि का दूसरा पहर कट गया। अब उसने भी वो गुड़िया अपने सिरहाने रखी और सो गया। इस बार पहरा देने की बारी सुनार के बेटे की थी। जब सुनार का बेटा पहरा देने बैठा तब उसकी नज़र भी उस गुड़िया पर पड़ गई। दुल्हन के जोड़े में सजी संवरी वो गुड़िया बहुत सुंदर लग रही थी। तब वो भी अपना टाइम पास करने के लिए उस गुड़िया के लिए आभूषण बनाने में जुट गया। उसने उस गुड़िया के गले में सुंदर सा हार, पैरों में पायल और बिछिए बनाकर पहना दिए। गुड़िया को गहने बनाकर पहनाने में रात का तीसरा पहर कट गया और सुनार के बेटे की सोने की बारी आ गई। अब उसने भी वो गुड़िया अपने सिरहाने रखी और जल्दी ही गहरी नींद में सो गया। सबसे आखिर में पहरा देने की बारी पंडित के बेटे की आई। अब पंडित का बेटा भी जागकर पहरा देने बैठ गया।
उसने जब साथ में रखी हुई उस गुड़िया को देखा, सुंदर वस्त्र व आभूषणों से सजी हुई वो गुड़िया बिल्कुल ऐसी लग रही थी मानो अभी बोल पड़ेगी। उसे देखकर पंडित का बेटा सोचने लगा, अगर मैं अपनी मंत्र शक्ति से इस गुड़िया में जान डाल दूं, तो इसे अपनी पत्नी बनाकर परदेश में इसे अपने साथ ले चलूं। पंडित के बेटे ने हाथ मुंह धोए और ध्यान में बैठकर मंत्र जाप करने लगा। कुछ समय बाद वो गुड़िया एक जीती जागती सुंदर स्त्री में बदल गई और उस पंडित के पास में आकर बैठ गई। इसी के साथ रात्रि का चौथा पहर भी समाप्त हो गया और बाकी के तीनों लोग भी नींद से जाग गए। जब उन्होंने उस सुंदर स्त्री को पंडित के पास बैठे हुए देखा, तब उन सब ने मिलकर पंडित के बेटे से पूछताछ की। तब उस पंडित के बेटे ने अपने मित्रों को बताया कि उसने अपनी मंत्र शक्ति से उनके साथ में रखी हुई गुड़िया में जान डाल दी है। अब वो उसे अपनी पत्नी बनाकर अपने साथ लेकर चलेगा। पंडित की बात सुनकर बाकी के तीनों लोग भड़क गए। सुनार बोला, मैंने इसे कीमती आभूषण पहनाए हैं, इसलिए ये मेरी पत्नी हुई। खाती बोला, मैंने इसे सुंदर पोशाक पहनाकर सजाया है, इसलिए ये मेरी पत्नी होगी। बढ़ई बोला, इस गुड़िया को बनाया तो मैंने था, फिर तुम कैसे इसके हकदार हो सकते हो? पत्नी तो ये मेरी ही होगी, क्योंकि अगर मैं इस गुड़िया को बनाता ही नहीं, तब तुम तीनों लोग किसको पोशाक पहनाकर श्रृंगार करते, किसको आभूषण पहनाते और किसमें प्राण डालते। इसी बात को लेकर उन चारों मित्रों के बीच में जोर की बहस छिड़ गई। कहानी सुनाने वाले उस वीर ने फिर राजा से पूछा, राजा विक्रमादित्य, आप तो निष्पक्ष भाव से न्याय करने के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध हैं। अब आप ही न्याय कीजिए कि वो गुड़िया उन चारों में से किसकी पत्नी होनी चाहिए। राजा विक्रमादित्य बड़ी ही चालाकी से बोले, इसमें सोचने वाली क्या बात है? निश्चित ही वो गुड़िया पंडित की पत्नी होनी चाहिए, क्योंकि उसी ने तो उसमें प्राण डाले हैं। राजा विक्रमादित्य का न्याय सुनकर चौबोली को फिर से गुस्सा आ गया और वो तेज स्वर में राजा से बोली, वाह राजा विक्रमादित्य, आपने क्या न्याय किया है? क्या इसी तरह का न्याय करके आप तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुए हैं? कायदे में तो वो गुड़िया खाती की पत्नी होनी चाहिए, जिसने सुंदर पोशाक पहनाकर उसके तन को ढका और श्रृंगार करके उसको सजाया। किसी भी औरत को श्रृंगार करके सजाने का हक तो सिर्फ उसके पति को ही होता है। राजा विक्रमादित्य मुस्कुराकर बोले, चौबेली जी, आपने बिल्कुल सही न्याय किया है। सही में वो गुड़िया दर्जी की पत्नी होनी चाहिए, क्योंकि जिसने उसे तराश कर बनाया है वो एक तरह से उसका जन्मदाता हुआ, और जन्मदाता तो पिता के समान होता है। इस प्रकार से तो वो गुड़िया रिश्ते में बढ़ई की बेटी हो गई, और उस गुड़िया को पायल व बिछुए पहनाने वाला उसका भाई माना जाएगा, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार शादी के वक्त बेटी को पायल और बिछुए उसके भाई की तरफ से ही दिए जाते हैं। इस प्रकार भाई होने के नाते वो सुनार भी उससे शादी नहीं कर सकता, और उस गुड़िया में प्राण डालने वाला वो पंडित उसका आराध्य देव माना जाएगा, क्योंकि किसी निर्जीव प्राणी में जान तो सिर्फ कोई देवी या देवता ही डाल सकता है। इसलिए वो गुड़िया उस पंडित की पत्नी भी नहीं हो सकती। चौबेली जी, मैंने तो आपको बुलवाने के लिए ऐसा कहा था। इसी कहानी के साथ रात्रि का दूसरा पहर भी समाप्त हो गया, और राजा विक्रमादित्य रात्रि के दूसरे पहर में भी रानी चौबोली को बुलवाने में कामयाब रहे। उन्होंने फिर से ढोली को आदेश दिया, बजा रे ढोली ढोल, चौबोली बोली दूजा बोल। अब राजा विक्रमादित्य रात्रि के तीसरे पहर में किस प्रकार से रानी चौबोली को बुलवाएंगे, ये किस्सा मैं आपको अगली वीडियो में सुनाऊंगी। अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।